हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपने इस चैनल पर, जहां हमने करंट अफेयर्स को एक महत्वपूर्ण स्रोत रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ना शुरू किया और क्रमबद्धता को बनाते हुए हमने अपने महत्वपूर्ण इस यूनिट को कंप्लीट करने का एक कार्य किया है। आज नवंबर महीने के करंट अफेयर्स को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। रोजगार निर्माण को इसलिए चयनित किया गया क्योंकि पिछले वर्ष के पेपर से जब हमने एनालिसिस किया तो पाया कि अधिकांश प्रश्न इसी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स कंटेंट से आ रहे हैं। आशा है कि इस बार भी ये हमें उसी प्रकार सहायता करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेकर, श्री गणेशाय नमः कहते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए, नमन करते हुए हम नवंबर महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज है वो डेविड स्लेज, एक साहित्यकार, एक लेखक है, उनके बारे में है। इनकी एक किताब है फ्लेश, याद रखना डेविड स्लेज की किताब है। नाम में स्लेज और किताब का नाम फ्लेश, दोनों को जोड़ी बना लो तो याद रहेगा। याद करने का ये टेक्निक आप मुझसे सीख ले। स्लेज और फिश या फ्लेश, फ्लेश और स्लेज, क्योंकि एग्जाम का भरोसा नहीं। वो आपसे केवल ये पूछ सकता है कि फ्लैश नामक किताब किस लेखक द्वारा लिखी गई है। डेविड स्लेज द्वारा लिखी गई है क्योंकि इसे बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। हंगरी के मूल और ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेज को उनके उपन्यास के लिए फ्लैश, जो कि उनका उपन्यास है, बुकर प्राइज 2025 प्राप्त हुआ। याद रखना ये बहुत अच्छे से। ये डेविड जो है मेन लेखक है, स्लेज इनका नाम हम याद रखेंगे। और ये इनके हाथ में इनकी किताब है, डेविड स्लेज की किताब फ्लैश, याद रख लिया। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। एक दार्शनिक गुरु, दार्शनिक चिंतक माने जाते हैं भारत के एक संस्था श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग इनकी संस्था है, याद रखना। श्री श्री रविशंकर को उनके दार्शनिक कार्यों के लिए वर्ल्ड लीडर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भारत का कोई गुरु वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाए, आध्यात्मिक गुरु, और उसे ऐसा पुरस्कार मिले, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। याद रखना, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को बोस्टन ग्लोबल फोरम एंड एआई वर्ल्ड सोसाइटी ने वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया। याद रखना, वैश्विक शांति सम्मान वर्ष 2015 से 25 के बीच शांति सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वालों को समर्पित है। याद रखना है पुरस्कार किसने दिया, किसको दिया और उनकी संस्था का नाम क्या है। आर्ट ऑफ लिविंग इनकी संस्था है। आपको ये भी रटना है उनके जो कार्य हैं वो आध्यात्मिक शांति से संबंधित है। अगली वाली न्यूज पर आते हैं। आप सबको पता है कि जल संचय, जल की एक एक बूंद इंपॉर्टेंट है। और अब तो गर्मी शुरू हो गई है। आज हम 14 मार्च को क्लास ले रहे हैं, तब भयंकर गर्मी पड़ रही है। कुछ दिन में ये जो धरती पर पानी है ये सूख जाएगा और फिर पानी की वैल्यू समझ में आने लगेगी। तो ये जो पानी है इसी के लिए अनेक पुरस्कार मिलते हैं। मध्य प्रदेश को 3 पुरस्कार मिलेंगे, आगे मैं 2 और बताऊंगा। जल संचय, जल को इकट्ठा करना संचय कहलाता है। उसके लिए गुना को मिला सर्वश्रेष्ठ पहल, गुना को सर्वश्रेष्ठ पहल के लिए पुरस्कार दिया गया। गुना नगरीय निकाय को जल संचय के क्षेत्र में जन भागीदारी, मतलब लोगों की भागीदारी के साथ श्रेष्ठ कार्य करने पर देश की 50 चयनित नगरीय निकायों में स्थान मिला और यही पुरस्कार उसे मिला है। आपको याद रखना है, जो गुना के नगर निगम आयुक्त थे उन्होंने ये पुरस्कार, या गुना नगर पालिका के जो आयुक्त हैं उन्होंने ये पुरस्कार स्वीकार किया। या रट करके रखना है जल संचय के लिए किसे पुरस्कार मिला आगे, क्योंकि मैं 2 जल पुरस्कार और पढ़ाऊंगा। जैसे ये अगला, मध्य प्रदेश को 2 श्रेणियों में मिला राष्ट्रीय पुरस्कार, ये भी जल पुरस्कार है।
लेकिन यहाँ जल संचय शब्द नहीं है। अब भी जो मैंने पढ़ाया वो था जल संचय, तो जल संचय के लिए मिला है गुना को। और जल संरक्षण, संरक्षण मतलब होता है बचा कर रखना, उसे खर्च होने से बचाना। तो जल संरक्षण में एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्री पाटिल ने 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की। मध्य प्रदेश को 2 श्रेणियों में यह सम्मान प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में नामित किया गया। किस रूप में? पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले, या रट करके रखना। देखो पहले मैं बता चुका हूं, जल संचय पूछेगा तो आंसर गुना है, और जल संरक्षण पूछेगा, क्या पूछेगा? जल संरक्षण। तो फिर 2 श्रेणियों में हमें मिल रहा है, एक खंडवा को और एक खरगोन को। तो खंडवा को पूरी तरह नहीं, खंडवा के कोटेश्वर पंचायत को, खंडवा की ग्राम पंचायत कावेश्वर ने सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया। रट करके रखना इन दोनों बातों को, मैंने बता दिया। जल संचय अलग है और जल संरक्षण अलग है। संरक्षण में हमें 2 पुरस्कार मिल रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र में सबसे अच्छा जल संरक्षण करने के लिए खरगोन जिले को, और गांव पंचायत खंडवा जिले की कावेश्वर गांव पंचायत को जल संरक्षण में पुरस्कार मिला है। रट कर रखना। अब आते हैं अगली न्यूज पर। जयंत नर्लीकर भारत के एक मशहूर एस्ट्रोफिजिस्ट, आपको याद नहीं रहेगा ये शब्द इसलिए खगोल वैज्ञानिक बोल देता हूं, खगोल भौतिक विज्ञानी जयंत नर्लीकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बहुत बड़ी खबर है ये, और ये व्यक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अभी कुछ साल पहले 2010 में जब लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर LCH है ना, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर नाम का प्रयोग जब साउथ अफ्रीका में हुआ था, जिसमें बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को उदाहरण देकर के, मतलब प्रैक्टिकल करके बताया गया था। तो ऐसी ही बिग बैंग थ्योरी में शामिल रहे हमारे भारत के एक मशहूर वैज्ञानिक, बिग बैंग थ्योरी जयंत नर्लीकर, नाम याद रखना। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर शुरू किए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। ये विज्ञान की श्रेणी में उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे सामान्य साहित्य और कला की श्रेणी में पद्मश्री और पद्म विभूषण है। रट करके रखना है। कुल 23 वैज्ञानिकों की एक टीम को सम्मानित किया जाएगा। यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च सम्मान है। याद रखना, विज्ञान रत्न पुरस्कार देश का साइंस कैटेगरी का सबसे बड़ा अवार्ड है, और वो मिल रहा है जयंत नर्लीकर को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको पता है कि यूपीएससी जो है उसका लोगो बदल गया है। यूपीएससी का जो लोगो है, जो उसकी वेबसाइट्स आप जाकर के देखोगे तो आजकल नया लोगो आ गया। तो वो किसने बनाया? वेदांशी बोरोन। याद रखना, वेदांशी बोरोन ने यूपीएससी का नया लोगो डिजाइन कर दिया है। और मुझे ये यकीन है कि इस साल यूपीएससी के पॉइंट्स में से एक क्वेश्चन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि यूपीएससी की स्थापना 1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। ली कमीशन को बने, या इसको बने 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी कारण से आपको इस लोगो में, ये लोगो दिख रहा है यहाँ 1 0 और फिर ये 0 दिख रहा होगा, ये लोगो इसी कारण से लॉन्च किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने अपने शताब्दी वर्ष समझते हो, 100 वर्ष पूरे होने वाला करते हुए नया लोगो लॉन्च किया। इस लोगो की मध्य प्रदेश की बोरोन, वेदांशी बोरोन ने बनाया है। ये महिला, ये स्टूडेंट रट करके रखना, वेदांशी बोरोन एक डिजाइनर है जिन्होंने यूपीएससी के लोगो को डिजाइन किया है। लॉन्चिंग अवसर पर आयोग के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार, तो यूपीएससी के चेयरमैन कौन हो गए? अजय कुमार। अब इसके अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नीचे दी गई पट्टी में संघ लोक सेवा आयोग लिखा हुआ है, और ऊपर एक तो 100 का निशान है, और यहाँ गेहूं की बालियों से याद रखना जो है वो बनाया गया है 0 जैसा मॉडल। रट करके रखना, लोगों नहीं पूछेगा किसने बनाया,
कितने वर्ष हो गए, कब बना था यूपीएससी, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, रट करके रखना। अगली न्यूज पर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के दाओ दाओ को मिला जीआई टैग। जीआई टैग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6ठी यूनिट, 7वीं यूनिट और 8वीं यूनिट तीनों में ये पूछा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश में बनने वाले दाओ को जीआई टैग मिला है। अब दाओ क्या है? दाओ एक हथियार का नाम है। दाओ क्या है? हाथ से गड़े जाने वाले पारंपरिक धारदार हथियार को कहते हैं दाओ। इसका यह उल्लेखनीय है कि दाओ को कई जनजातीय पीढ़ियों ने खासकर बनाती आई है। यह लोहे के को कूटने, गर्म करने और आकार देने की कला है और छोटे छोटे धागों से एक धारदार हथियार बनाया जाता है जिसे दाओ कहते हैं। ये मैं आपको दाओ का फोटो दिखा रहा हूं। दाओ फेमस है अरुणाचल प्रदेश का, और वहां की जो जनजातियां हैं वो इसको हथियार बनाती है। इसे जीआई टैग दिया गया, रट करके रखो। जनजाति आपकी 10वीं यूनिट में टॉपिक भी है, जीआई टैग भी टॉपिक है। यह एक बहुत अच्छा सुंदर सा फोटो आपको दिख रहा होगा। ये है अभ्युदय मध्य प्रदेश, निवेश सुरक्षित, उन्नति सुनिश्चित। यहाँ आगे बढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ाना, ये तो मैं न्यूज पढ़ा चुका हूं। ये जो गोल डब्बे में लिखा हुआ ये काम का है। भारत सरकार के बिजनेस एक्शन प्लान 2024 के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 4 बिजनेस सेंटरिंग रिफॉर्म्स के लिए मध्य प्रदेश अब बना है। क्या बना है? टॉप अचीवर्स। क्या है? टॉप अचीवर्स। ये एग्जाम का फेवरेट प्रश्न है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार 2024 का आंकड़ा कब आ रहा है? 2025 के नवंबर में, और हमारी परीक्षा 26 में होगी। जब तक 25 वाला नहीं आएगा तो आपको वही पुराना रटना है। मध्य प्रदेश टॉप अचीवर्स बना है, रट करके रखना। किसमें? ईज ऑफ डूइंग और बिजनेस एक्शन प्लान में। क्या 4 रिफॉर्म मध्य प्रदेश ने किए जिस कारण से ये खिताब हमको मिला? ये चारों यहाँ दिए हुए हैं। मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में, भूमि के प्रशासन में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। बिजनेस एंट्रीज में सबसे ज्यादा नए व्यवसाय खोलने में, रेगुलेशन एंड जो एम्प्लॉयर्स हैं उसके लिए। और चौथा पॉइंट भी रट करके रखना आप, हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर में, ये चौथा पॉइंट है सर्विस सेक्टर। तो इन 4 क्षेत्रों में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है, इसलिए मध्य प्रदेश को टॉप अचीवर का खिताब दिया गया है। 4 नवाचार भी बताए गए हैं कि इंडस्ट्रियस कॉन्क्लेव कराते हैं, जन विश्वास अधिनियम लाया गया है, मध्य प्रदेश ई सेवा पोर्टल लाया गया है, जो एमपी पोर्ट इन्वेस्ट एमपी पोर्टल लाया गया है, इन्वेस्टमेंट समिट 2025 का आयोजन कराया गया, खूब कुछ किया हमने। अगली न्यूज पर आते हैं। भारत और श्रीलंका 2 बहुत महत्वपूर्ण साझेदार देश है, क्योंकि दोनों की जलीय सीमा एक दूसरे के साथ मिक्सअप है। दोनों ने सैन्य अभ्यास को बढ़ाते हुए मित्र शक्ति नाम का एक सैन्य अभ्यास का संचालन किया। याद रखना, मित्र शक्ति, मित्र किसके साथ? तो भारत और श्रीलंका ने मित्र शक्ति जो है वो दोनों की सेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास है, और ये इसका 11वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण। आपको रट करके रखना है, भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन, 11वां संस्करण जो है रट करके रखना। कर्नाटक पास में पड़ता है भारत को और श्रीलंका को, दोनों को आसपास पड़ेगा। दिल्ली में रख लेते तो श्रीलंका को दूर पड़ता। तो कर्नाटक में आयोजित किया गया। कहां किया गया? बस 3 जगह नाम याद रखने थे। भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है मित्र शक्ति, मित्र शक्ति का 11वां संस्करण है, और ये कर्नाटक में आयोजित किया गया था। बाकी की बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। अगली न्यूज पर आते हैं। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले को और कावेश्वर गांव जो कि खंडवा जिले में पड़ता है, इनको जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। ये रट करके रख लेना। ये 6ठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार था जिसमें मध्य प्रदेश के 2 जिलों ने बाजी मारी। पहला था हमारा खरगोन, जो पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जल संरक्षण करता जिला बना, और एक गांव है कावेश्वर गांव कहां पर है? खंडवा जिले में, जो कि सबसे अच्छा गांव पंचायत बना जल संरक्षण के लिए। दोनों के दोनों रट करके रखने आपको। अगले पॉइंट पर चलते हैं।
देश की पहली जुडिशियल सिटी। जुडिशियल शब्द का मतलब होता है न्याय। जो न्यायालय होते हैं ना उसको जुडिशियरी कहा जाता है। तो जुडिशियरी मतलब न्यायालय। तो ऐसा कोई शहर जहां केवल न्यायालय ही न्यायालय हो या हर वैरायटी के न्यायालय हो, हर प्रकार के अपीलेट प्राधिकरण हो, ऐसी जगह को कहेंगे जुडिशियल सिटी। तो केरल के कोच्चि जिले में कालामासोरी में 27 एकड़ में आकार लेने जा रही है। इसकी खासियत यह है कि यहाँ एक ही जगह पर सभी तरह की न्यायिक सुविधाएं और व्यवस्थाएं मौजूद रहेंगी। राज्य के सभी संस्थान, कई तरह के ट्रिब्यूनल्स, राज्य के कानून मंत्री ने इसकी घोषणा की है। और अब केरल के कोच्चि के एक विशेष स्थान पर हमारी क्या बनाई जा रही है, पहली जुडिशियल सिटी। याद रखना, भारत की पहली जुडिशियल सिटी कहां बनने जा रही है, केरल के कोच्चि में। कहा, केरल के कोच्चि के कालामासोर में। केरल कोच्चि कालामासोर, याद रखना, न्यायिक सिटी। काला कोट भी पहनते हैं वो लोग। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ, यूनेस्को ने लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया। ये क्या नया लोचा है यार, यूनेस्को पता नहीं क्या क्या घोषित करता रहता है। एक और चीज रटनी पड़ेगी, यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है लखनऊ को। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन मतलब यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है। यह घोषणा उज्बेकिस्तान के में जो 43वां जनरल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था उसमें की गई है। लखनऊ अब दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है जिन्हें उनके खान पान की विरासत के लिए पहचाना जाता है। तो जो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी को किसे घोषित किया जाता है, ऐसी जगह को जो विरासत से कुछ विशेष प्रकार का व्यंजन खाना बनाती रही हो और उसी के लिए आज भी प्रसिद्ध हो। तो ऐसा भारत का एकमात्र शहर लखनऊ है जिसे भारत की सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया। रट करके रखना। अगली न्यूज पर चलते हैं। भारत की युवा क्षमता का प्रदर्शन, ये भी यूपीएससी से रिलेटेड न्यूज ही है। यूपीएससी ने आपको पता है कि हर साल वो 1000 के आसपास वैकेंसी निकालता है, लेकिन 1 लाख स्टूडेंट भाग लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1001 नंबर की जो पोस्ट पर व्यक्ति जाएगा वो कम योग्य है, वो भी बहुत योग्य है। तो ऐसे व्यक्ति जो यूपीएससी का इंटरव्यू देते हैं या मेंस पास करने के बाद में फेल हो जाते हैं, पोस्ट नहीं मिलती उनको, उनके लिए भारत सरकार ने प्रतिभा सेतु पोर्टल, कौन सा पोर्टल, प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको नौकरी देने के लिए अवसर देगा कि भाई ये भी योग्य व्यक्ति, इनको आप जो है अपनी पोस्ट दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए एक बड़ी पहल प्रतिभा सेतु पोर्टल की घोषणा की। यह उन उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करता है जो संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी की अंतिम सूची में तो पहुंच गए थे लेकिन चयनित नहीं हुए। उन्हें बल देकर कहा कि उनके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो तैयारी, जो प्रतिभा अपने अंदर ग्रहण की है, इस कारण उनको किसी न किसी स्थान पर जॉब या नौकरी या उनको जो बल मिलना चाहिए और वो मिलेगा यूपीएससी के इस पोर्टल या इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। पोर्टल, प्लेटफॉर्म का नाम रट करके रखना, प्रतिभा सेतु पोर्टल, रटा हुआ हो। अगले पॉइंट पर चलते हैं। आपको पता हो कि भारत अभी तक खुद के लिए कभी भी एंटीबायोटिक दवा नहीं बना पाया। सारे एंटीबायोटिक दवाओं के जो जीआई टैग या पेटेंट हैं वो यूरोपियन कंपनीज के थे। हम उनसे वो पेटेंट को भारत में खरीदते थे और फिर हमें बहुत बड़ा महंगा खर्चा देना पड़ता था उन कंपनियों को। भारत ने खुद के लिए पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक बनाई है, नाम रट करके रखना, नेफ्रीथोमाइसिन। नेफ्रीथो, ना फ्री था मैं तो माइसिन है ना, माइसिन, ये रट करके देखना, ना फ्री था मैं मैसिन है ना, नेफ्रीथोमाइसिन देश की पहली एंटीबायोटिक है जो स्वदेश निर्मित है। या रट कर रखना। भारत ने चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। देश ने अपनी पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रीथोमाइसिन बनाई है जो जानलेवा श्वसन संक्रमण से लड़ने में बहुत असरदार है।
यह दवा खास तौर पर कैंसर के मरीजों को और अनियंत्रित डायबिटीज से लड़ने वाले मरीजों को काम में आएगी। रट करके रखना, बहुत काम की चीज है, आम जीवन में भी काम में आएगी बात। दीपिका पादुकोण कौन नहीं जानता, भारत का एक एक व्यक्ति इनको जानता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इनकी एक संस्था है जिसका नाम है लिव लव लाइफ। क्या नाम है? लिव लव लाइफ और लिव लव लाफ। लाफ मतलब हंसना। केंद्र सरकार ने संस्था लिव लव लाफ की संस्थापिका और एक अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को देश की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर, भाई जिसको देखकर लोगों के मेंटल हेल्थ गड़बड़ कर जाती है उसी को बना दो मेंटल हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर। तो इनको मेंटल हेल्थ का, पागलों की पागलपन की जो हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब सबको याद जरूर रहेगा, दीपिका पादुकोण मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है भारत की, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। गुरु तेग बहादुर की 350वीं जयंती वर्ष, ये एक टॉपिक है ना कि हमने प्लान किया था कि हम एक छोटी सी क्लास में जिनको 100, 50, 200, 500, 300, 350 वर्ष में उनको रटेंगे, तो उसी में एक नाम याद रखना, गुरु तेग बहादुर। अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि कौन से नंबर के गुरु थे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे और ये बताएंगे 2-3 इनके क्या काम थे, ये मैं आपसे कमेंट में चाहता हूं। न्यूज और उनकी जयंती मैंने आपको बता दी कि गुरु तेग बहादुर की 350वीं जयंती 2025 में मनाई गई है। रटा हुआ होना चाहिए आप सब लोगों को। और जो पहले गुरु थे नानक देव, उनकी 556वां प्रकाश वर्ष मनाया गया, वो काम का नहीं है। अगली न्यूज पर आते हैं। इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया, एक सैटेलाइट, रॉकेट नहीं सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है बाहुबली। क्या नाम है? बाहुबली। बहुत फेमस रही मूवी बाहुबली, 3 चैप्टर्स आ गए हैं। इसरो ने बहुप्रतीक्षित CMS-03, इसका असली नाम हम नाम से जानते हैं बाहुबली सैटेलाइट, जिसे GSAT-7R के माध्यम से अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। याद रखना, सब आज तक छोड़े गए सबसे भारी सैटेलाइट कौन सा है? तो वो है बाहुबली सैटेलाइट। बाहुबली सैटेलाइट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? GSAT-07 से। किससे? GSAT-7 से। रट करके रखना, ये 4410 किलोग्राम वजन का एक सैटेलाइट है। और क्या काम करेगा? हम जो फोन यूज करते हैं ना, तो संचार, युद्ध, किसी भी ऐसे उल्टे सीधे समय पर संचार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत ने GSAT-7R के माध्यम से CMS-3 अर्थात बाहुबली सैटेलाइट को लॉन्च किया है। कब किया है? नवंबर 2025 में। रट करके रख लेना, बहुत काम की न्यूज है। अभी हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, लेकिन वो पुरुषों का था। आपको पता हो कि भारत में महिलाएं भी इस साल वर्ल्ड कप जीत चुकी है। आईसीसी वर्ल्ड कप महिला वाला वर्जन, आईसीसी वर्ल्ड कप या विमेंस वर्ल्ड कप 2025 की विजेता बनी है भारत की महिला टीम। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसकी जो हमारी कैप्टन है उनका नाम और कोच कौन है, 2 नाम रटे हुए होने चाहिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नया इतिहास रच दिया। भारत की बेटियों ने आखिरकार 47 वर्ष की कठिन तपस्या और इंतजार के बाद आईसीसी का जो खिताब है, वर्ल्ड कप खिताब है, वो अपने नाम कर लिया। चारों बातें रट करके रखना। भारतीय महिला टीम यहां किसी भी फॉर्मेट में अपनी पहली ट्रॉफी जीत रही है। आज तक भारत की महिला टीम कोई इंटरनेशनल खिताब नहीं जीती थी। भारत आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की जीतने वाला 4था देश बन गया है, ये भी याद रखना। बाकी की 2 काम की नहीं, किसको हराया ये सब ज्यादा इतना डीप में मत जाओ, लेकिन ये जरूर रट के रखना कि भारत ने अपना महिलाओं वाला वर्ल्ड कप भी जीत लिया है। रटा हुआ होना चाहिए। अब ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा बार खिताब जीतने वाला देश है, ये जरूर याद रख लो, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में हमारे देश के जो न्यायाधीश हैं वो कौन से? 52वें जज भी मैंने पढ़ाए थे आपको,
53वें भी मैं पढ़ा रहा हूँ। आज जो वर्तमान में भारत के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नाम बड़ा अच्छा है सूर्यकांत, क्योंकि सूर्य हम सबको ऊर्जा रोशनी देता है, तो नाम याद करके रखना, सूर्यकांत नाम है इनका। देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। न्यायाधीश सूर्यकांत देश के अगले मुख्य न्यायाधीश हैं या अभी वर्तमान में है। न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई, जिसे हम BR गवई कहते थे, वो रिटायर हो चुके हैं। इनके बारे में भी सेवाएं याद रख लो कि 24 नवंबर को वे देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उनका कार्यकाल 14 महीने का होगा। मतलब 2026 में पूरे साल हमें सूर्यकांत का ही नाम रटा हुआ होना चाहिए। 27 में फिर हमारे नए जज आएंगे, उनका नाम टाइम पर रट लेंगे, अभी इतना याद करके रखो। चलो, कैप्टन बता दिया समीना ने, हरमनप्रीत कौर, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा नॉलेज है आपका, गुड इसके लिए। अगली न्यूज पर आते हैं। टमाटर उत्पादन में देश में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। याद रखना, हम जो न्यूज पढ़ रहे हैं वो बहुत काम की है, क्योंकि MPPSC पिछले साल टमाटर उत्पादन पर एक प्रश्न पूछ चुका है। प्रदेश की सब्जी उत्पादक किसानों को सरकार ने प्रोत्साहन योजना भरपूर मिल रहा है। क्रैश क्रॉप प्रोडक्शन को किसानों के हाथों हाथ लिया, सरकार भी खरीद रही है, सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए। अब आप कुल मिलाकर के ये रटो पहले तो कि देश में टमाटर उत्पादन में प्रथम स्थान किसका अब हो गया है वर्तमान में। तो 2025 में टमाटर उत्पादन की बात होगी तो हमें रट करके रखना है कि मध्य प्रदेश प्रथम है। 2025 नहीं पूछेगा तो आंसर ये मत करना। एक और पॉइंट रट लो, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना, ये भी नाम रट करके रखना, के माध्यम से टमाटर की फसल पर आधारित लघु उद्योगों को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है। टमाटर के बीज पर सरकार द्वारा किसानों को 50% अनुदान दिया जाता है, जिससे बीज सस्ते मिलते हैं और सस्ते बीज के चक्कर में ज्यादा किसान उसे बोते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश टमाटर उत्पादन में फर्स्ट आया है। ये रट करके रखना आप लोग। और अगली न्यूज पर आते हैं। गरिमा और भव्यता के साथ मनाई गई भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। मैंने कहा था ना 100, 50, 150 वर्ष वाले लोग इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही एक जनजातीय व्यक्तित्व भगवान बिरसा मुंडा, क्या नाम है, भगवान बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कहाँ जन्मे थे, याद रखना झारखंड में जन्मे थे, लेकिन क्योंकि हमारी 10वीं यूनिट में जनजाति स्पेशली एक यूनिट है, इसलिए इनको रटना जरूरी है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भारत सरकार ने मनाई है और प्रदेश में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर क्या मनाया जाता है, क्या दिन वो मनाया जाता है, वो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट चाहता हूं ताकि मैं जो लिख कर आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, आपको लिखने नहीं दे रहा हूँ कि आप मत लिखो, मैं लिख करके दूंगा, मुझे लगेगा कि मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, अच्छे बच्चों को अच्छी चीज पढ़ा करके उनका समय बचाया। इसलिए कमेंट जरूर करना जो मैं पूछ रहा हूं कि 15 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश में कौन सा दिवस मनाया गया था, रटा हुआ होना चाहिए सबको। वित्त वर्ष 2024-25 में 69 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। ये बहुत खास न्यूज है। छठी यूनिट के अंदर एक टॉपिक है विदेशी व्यापार, वहां ये काम आएगी, उसी का डाटा बता रहा हूं। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल FDI कितना, कुल FDI 67.76 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया। यह पिछले साल 2023-24 में दर्ज किए गए 61 लाख करोड़ रुपए से बहुत ज्यादा है। 61 की बजाय 68 पर पहुंच गए हैं, जो कि 11% ज्यादा है। मतलब हमारे FDI में कितनी वृद्धि हुई है, 11% की, रटा हुआ होना चाहिए। RBI ने भारतीय कंपनियों को विदेशी देनदारियों और एसेट्स में पर 2024 में एनुअल सर्वे की प्रोविजनल रिपोर्ट जारी की, जिसमें ये डाटा लिख करके दिए गए हैं, आधिकारिक डाटा है। रोजगार निर्माण चाहिए जो न्यूज नहीं छापता है, आप लोग बिल्कुल रट सकते हैं।
एफडीआई कितना हो गया है 68 लाख करोड़ रुपए, जो पिछले साल 23-24 से 11% अधिक है। रट लो सब। अगली पॉइंट पर आते हैं। इसरो जो है वो अपने 3-4 मिशन, मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च कर रहा है। 2027 में हम क्या करेंगे? गगनयान करेंगे। क्या करेंगे? गगनयान। 2035 में हम क्या करेंगे? ये भी रटा हुआ हो, एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे। 2040 में हम क्या करेंगे? तो हम चंद्रमा पर इंसान को पहुंचाएंगे। चंद्रमा पर एक व्यक्ति को, इंसान को पहुंचा देंगे। रटा हुआ हो, ये साफ साफ लिखा हुआ है। भारत 2027 में गगनयान, 2035 में अंतरिक्ष स्टेशन, 2040 में चंद्रमा पर एक व्यक्ति को भेजेगा। जोर शोर से हम इसकी तैयारी में हैं। पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च किया जाएगा। रटा हुआ हो ये। अब इसरो के प्रमुख कौन है? कमेंट आप करके बताएंगे। और एक और कमेंट कि 2047 तक इसरो ने अपना क्या लक्ष्य रखा है, ढूंढकर मुझे बताना। मुझे भी याद नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि कमेंट में बताना मुझे। कमेंट अगर बंद भी हो जाती है तो बाद में किसी न किसी तरीके से मुझे ये बात आप सिखाएंगे, बताएंगे। शेरी सिंह बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। याद रखना, शेरी सिंह मिसेज यूनिवर्स। देखो, हम मिस यूनिवर्स जीत चुके हैं, मिस वर्ल्ड जीत चुके हैं, मिसेज यूनिवर्स नहीं जीता है। मिसेज यूनिवर्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला है भारत की शेरी सिंह। शेरी सिंह ने अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीता और इतिहास रचा। शेरी यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। रट करके रखना, शेरी सिंह कहाँ की, नाम से ही क्लियर हो रहा है, बताने की जरूरत नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। खैर ये प्रश्न आएगा भी नहीं कि कहाँ की है। रट करके रखो कि मिसेज इंडिया बनने वाली जो है वो पहली महिला। बोमा तकनीक से कृष्ण मृगों को पकड़ने का अभियान शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। आप सबको पता है कि आजकल मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई है। कृष्ण मृग और विशेष प्रकार की नील गायें जो हैं वो खेतों में जाती हैं, सारा जो अनाज है उसे नष्ट कर देती है। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक टेक्नोलॉजी अपनाई है जो हम साउथ अफ्रीका से लेकर आए, जिसका नाम है बोमा। आपको पूछा जा सकता है कि बोमा तकनीक का प्रयोग कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश के मालवा के शाजापुर जिले में काले हिरण को और नील गाय को पकड़ने के लिए, मूलतः काले हिरण याद रखना, कृष्ण मृगों को पकड़ने के लिए एक बोमा टेक्नोलॉजी अप्लाई की गई है, शुरू की गई है, जो साउथ अफ्रीका से हमने सीखी है। साउथ अफ्रीका में भी ऐसा ही हो रहा था, हमने वहां से ये सीख लिया। क्या, कहां से सीखा? दक्षिण अफ्रीका की कंजर्वेशन सॉल्यूशन और ये विभाग ने हमको हेलीकॉप्टर की से मृग पकड़ने की, क्या किया जाता है इसमें, बहुत शांति से सुनना। हम एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से सारे हिरणों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें पकड़ लेते हैं। बिना इंजेक्शन दवाई के जाल में फंसाया जाता है। इसमें किसी इंजेक्शन दवाई का उपयोग नहीं किया जाता। रटना कि शाजापुर जिले के काला पीपल तहसील के इमली खेड़ा गांव में 34 काले हिरणों को किसानों के खेतों से इस टेक्निक के माध्यम से पकड़ा गया है। पहली टेक्निक है जिससे पशुओं की खेती की रक्षा या फसल नुकसान को कम करने का प्रयास सरकार अब कर रही है। रटा हुआ होना चाहिए हर एक बच्चे को। अगले पॉइंट पर आता हूं। विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहां शुरू किया गया? अमेरिका में ही सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेस्ट पैदा होता है और उसी ने शुरुआत की है। अमेरिका के वॉशिंगटन नाम के शहर में हैनफोर्ट साइट पर दुनिया के सबसे बड़े रेडियो एक्टिव कचरा उपचार संयंत्र को, परमाणु कचरे को कांच में बदलने की एक बहुत बड़े संयंत्र की शुरुआत की है। एक शब्द यहां रट लेना, विट्रिफिकेशन। क्या नाम है? विट्रिफिकेशन। विट्रिफिकेशन मतलब कि कचरे को, जो खराब कचरा है उसे बिना खराब, कम हानिकारक कचरे में बदलना। अब कैसे बदलेंगे? आपको कोई बहुत टेक्नोलॉजी सीखनी नहीं, केवल अमेरिका का वॉशिंगटन शहर याद हो जाए, परमाणु कचरे को साफ कचरे में या कम हानिकारक कचरे में बदलने की प्रोसीजर विट्रिफिकेशन कहलाती है, ये याद हो जाए बस। इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है।
जिससे रेडियो एक्टिव कचरे को कांच बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा, कांच में बदल करके उसे कम हानिकारक बनाएंगे। भारत का रक्षा निर्यात 25,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। एक प्रश्न बनने की संभावना बनती है, पहली बार हुआ है ऐसा कि हम जो हथियार बनाते हैं वो बेचने लगे, और बेचने भी इतनी तेजी से लगे कि भारत बहुत ज्यादा मात्रा में 106 गुना 100 गुना बढ़ गया है भारत का निर्यात। सोचो, भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 25,000 करोड़ रुपए पार कर चुका है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। पहले यह 1,000 करोड़ रुपए था। सोचो कि पहले 1,000 करोड़ रुपए था, अब हम 25,000 करोड़ रुपए पर पहुंच चुके हैं। भारत अब अमेरिका, फ्रांस सहित 80 देशों को रक्षा निर्यात करता है, किसी एक देश को नहीं, 80 देशों को हम हथियार बेचते हैं। 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात 23,000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़ करके 25,000 करोड़ हो गया। और अगली बात रटनी है, 2029 तक हमारा लक्ष्य है कि हम इस 25,000 करोड़ को 50,000 करोड़ में बदलेंगे, तब जाके भारत बनेगा विश्व गुरु। ऐसे ही बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित हैं भारत के लिए। और एक न्यूज पर बात कर लेता हूं और इस टॉपिक को खत्म करूंगा। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्य प्रदेश के एक अधिकारी हैं श्री सरोठिया को मिला अंतरराष्ट्रीय अवार्ड। पूरी न्यूज याद रखना है। वन विभाग द्वारा वन, वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। वन विभाग के अंतर्गत स्टेट टाइगर फोर्स हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में है, ये याद रखना। एक वन फॉरेस्ट के जो रेंजर्स और जो अधिकारी होते हैं उनका एक ग्रुप, जिसे टाइगर फोर्स कहा जाता है। स्टेट टाइगर फोर्स के एक अधिकारी हैं भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी जिनका नाम है रितेश सरोठिया। उनको, रितेश सरोठिया को वन एवं वन्य जीवों पर अपराध की रोकथाम के लिए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यूनाइटेड नेशन मतलब यूएन द्वारा द एशिया एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2024-25 दिया गया। अवार्ड का नाम ही 3 लाइन में लिखना पड़ रहा है, इतना अच्छा अवार्ड है। और भारत के नहीं, मध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति को मिल रहा है, तो जरूर रटना है आपको बहुत अच्छे से। शांति से ये सारी न्यूज याद करो जो मैं बता रहा हूं। ये चुन चुन कर एक एक न्यूज़पेपर में से 4, 5, 10 ऐसी न्यूज निकाल निकाल करके बता रहा हूं। पूरे नवंबर महीने में केवल 29 न्यूज मैंने निकाली, और 29 न्यूज आपको बस एक एक लाइन में रट लेनी है। मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम इसी के अंदर अंदर होगा, इसी के सिमिलर प्रश्न पूछेगा। आप अपने आप को तैयार करें 26 अप्रैल के लिए। चलिए अब इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।